तो ये जो खिताब है खामनेई साहब का, ये और क्या आपको लग रहा है कि क्या क्या कुछ चला ना कि बहुत सारी चीजें वहां पे धीरे धीरे सामने आ रही हैं, लेकिन आप हालात का कैसे आज जायजा ले रहे हैं फजील साहब, थोड़ा ओपनिंग रिमार्क के तौर पर। मुमताज भाई, 12 संगठन मिलके, जिलानी साहब के नेतृत्व में 12 संगठन मिलकर लड़ रहे और 12 संगठन को इकट्ठा किया जुलानी ने। और जुलानी अमेरिका की जेल में बंद थे, अचानक से उनको बाहर निकाला गया। 4-5 साल से बंद थे, उनको बाहर निकाला गया। और आज अमेरिका ये कह रहा है कि हमारा इस मसले से कोई मतलब नहीं, ये बयान आ गया बाकायदा। जबकि अब इजराइल जो है बफर जोन से आगे बढ़ गया और कह रहा है कि हम तो असद से ना हमारा एग्रीमेंट था, इनसे थोड़ा ही है। देखिए, इजराइल का कोई भी जवाहरलाल नेहरू से एग्रीमेंट साइन हो गया हम लोग के देश का, तो उसको तो नरेंद्र मोदी जी भी मानते हैं कि हाँ हमारे देश का ये एग्रीमेंट साइन है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमारा असद से न एग्रीमेंट था, हम बफर जोन से आगे बढ़ गए और कोशिश कर रहे हैं और आगे जाने की। अमेरिका कह रहा है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, जबकि जेल से बाहर निकालना और फिर उसको पूरी तरह से इकट्ठा करके। और टर्की, देखिए टर्की, और जो अभी कैप्टन साहब ने कहा कुर्दिस्तान, ये बहुत अहम बात है। कुर्दिस्तान, टर्की भी इस चीज से बहुत परेशान है इंटरनल। कुर्दिस्तान, कुर्द जो है, आज भी टर्की में जो बम फटते रहते हैं उसके पीछे कुर्द लोगों का ही हाथ है। कुर्द जो उनके बागी हैं वो बार बार उन पे ही चार्ज आता है। कुर्दिस्तान जो है वो सीरिया, कुछ ईरान का हिस्सा, कुछ टर्की का हिस्सा, कुछ अजरबैजान का हिस्सा, कुछ आर्मीनिया का हिस्सा, ये सब मिला करके कुर्द, दुनिया में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो कुर्दों की हो। तो कुर्द काफी दिन से इस बात का संघर्ष कर रहे हैं कि एक कंट्री हमारी भी होनी चाहिए जो कुर्द हो, उसको कुर्दिस्तान ये लोग कह रहे हैं। तो खतरा तो टर्की पे भी है। ये टर्की जो है छूट जाएगा, इससे टर्की नहीं छूटेगा। अगली लड़ाई कुर्दिस्तान की है। सीरिया और सबसे बड़ा ग्रुप इसमें इराक के भी कुर्द लोग जो है इस लड़ाई में शामिल है, इराक के भी। तो इराक, थोड़ा सा ईरान और ये सारा मिला के, और हिजबुल्लाह को जो नुकसान हुआ इस फिलिस्तीन की लड़ाई में, इजराइल को जो फायदा हुआ वो ये फायदा हुआ कि जो बड़ी बड़ी मिसाइलें सीरिया होके, इराक होके, सीरिया होकर जो हिजबुल्लाह पहुंच रही थी, वो अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये लोग क्या नया रास्ता बनाते हैं वो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब जो पहले एक रास्ता था कि पहुंच जाएगा यहां से सीधे हिजबुल्लाह, वो रास्ता अब एक तरह से बंद है। अब नया रास्ता ये लोग क्या तलाशेंगे ये समय बताएगा। और मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था कि 1-2 हफ्ता रुकिए, बहुत सी बात, और अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा और देखिए सारी परत दर परत चीजें खुलने लगी। इतना आसानी से कैसे घुस गए जिलानी की फौज लेकर के। लोग कह रहे हैं कि 2023 की फोटो को, जो रूस के साथ पुतिन की जो फोटो दिखाया जा रहा है मीडिया में, वो 2023 की फोटो है। जिलानी के हमला करने से कई हफ्ता पहले बशर असद जो है रूस जा चुके थे, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ रूस जा चुके हैं। जो कुछ भी हो रहा है रूस से बैठ करके जो भी करना है कर रहे हैं। और आज तो अयतुल्लाह खमेनी साहब ने कहा कि उन्होंने बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब अमल कैसे होता? 3 लाख लोगों को जेल में डाल देना, विपक्ष को खत्म कर देना, और 2 इलेक्शंस हुए, 95% वोट बशर अल असद को मिल गया। सोचिए, विपक्ष को खत्म कर देना, यह राजनीति थी उनकी। और इस तरह से लोग खुशियां जेलों से बाहर आ रहे। तो अभी बताया तजावत साहब ने कि हमले हो रहे उनके ऊपर, तो वो हमले इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बशर अल असद की सरकार में उन पर बहुत जुल्म हुआ। किसी और खातिन को, कई औरतों को भी जेल में रखा गया, उन पर भी जुल्म हो रहा है। अब ये सारी बातें सिर्फ तनख्वाह देने की बात नहीं है, तनख्वाह से बात नहीं है। बात यह है कि बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था आम नागरिकों, विपक्ष में उठने वाली हर आवाज को जेलों में डाल दिया जाता था। वही लोग आज निकल करके हमला कर रहे हैं। और इस तरह से जो कुर्दिस्तान बनाना, अब अगली लड़ाई कुर्दिस्तान की शुरू हो जाएगी। इजराइल जो है हमले कर रहा है, 400 से अधिक हमले कर दिया उसने।
और वो कह रहे हैं कि हम तो हथियार इनके हाथ में ना लग जाए इसलिए हमला कर रहे हैं, इसलिए हमला कर रहे हैं कि जो हम केमिकल वेपन्स आ गई ना बात। आज से कोई बात सुनने में आ रही है कि सीरिया के पास भी केमिकल वेपन्स है, जो सद्दाम हुसैन साहब के पास हुआ करता था। उनके मरने के और कितने साल बाद साढ़े आज चार तक जो सौ है, हमले किए, 450 हमले किए पिछले 5 दिन में। हाँ, इसीलिए हमला कर रहा है ना, इसीलिए कि वो इजराइल चाह रहा है कि हम कब्जा कर ले। तेल और गैस भी है वहां पे। अब आप सोचिए कि जिस कंट्री के पास तेल और गैस हो, वो अपने सैनिकों को तनख्वाह नहीं दे पाएगा। तो ये सोचने की विषय है कि तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तेल और गैस पे नजर है इजराइल की, और इजराइल ने हाइट क्या नाम उसका, गोलान हाइट पे पूरा कब्जा कर लिया। अब तो जो टर्की सपना देख रहा था, टर्की का सपना तो सपना ही रह जाएगा। उल्टा कुर्दिस्तान जो है उनके गले की फांस बन जा रही। ये जो कुर्दिस्तान का नया मैप जारी कर दिया इन लोगों ने, उस मैप में ईरान का हिस्सा दिखाया गया, अजरबैजान का हिस्सा दिखाया गया, आर्मीनिया का हिस्सा दिखाया गया है, इराक का हिस्सा दिखाया गया है, टर्की का हिस्सा दिखाया गया है। एक बहुत बड़ा नक्शा ये कुर्दिस्तान बनाया है और नया देश बनाना चाहते हैं। आज तक दुनिया में कुर्द का कोई कंट्री नहीं है। यहूदी का कंट्री हो गया इजराइल, लेकिन कुर्द और बशर अल असद के बारे में एक चीज हम बता दें आपसे, वो शिया हैं लेकिन उनकी वाइफ सुन्नी है और लंदन की है, रहने वाली शाम की है, लेकिन शादी इन लोगों ने लंदन में की थी और वो सुन्नी है। तो ये लोग यूरोपियन कल्चर से प्रभावित है पूरी तरह से। ये यूरोप की तरह से अपने कहते थे कि सीरिया में जो है हम चाहते थे कि डेवलपमेंट इस लेवल पे हो जाए कि लोग यूरोप न जाकर के हमारे देश में आए। ये सारी चीज, और अपने विपक्ष को खत्म कर रहे हैं आप, जेल में डाल रहे हैं। और आज आयतुल्लाह खामेनी साहब ने यह भी बात कहा कि जितना आप जिसको सप्रेस करेंगे, जितना दबाएंगे, वो दोगुनी ताकत से आपका विरोध बन के उभरेगा। इसलिए कभी भी अपने नागरिकों को कोई सप्रेस ना करें, कोई दबाएगा तो दोगुनी ताकत से उनकी रिवेंज जो है वो डेवलप होगी। जी मुमताज भाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये दो चीजें फजील साहब, और चूंकि टाइम भी हो रहा है, आज हमने ज्यादा टाइम दिया, थोड़ा सा और हम टाइम बढ़ा लेंगे। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि सबसे बड़ी चीज ये कि आज मैं पढ़ रहा था कई अखबारों में, तो जिलानी जुलानी के बजाय गोलानी उसको बार बार कहा जा रहा था। गोलान जो है, और गोलान पे इस वक्त जो कब्जा है वो इजराइल का है। गोलानी हुकूमत, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मीडिया कोई चीज, मैं जानता हूं, मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, एक लफ्ज से, एक सेंटेंस से पूरी खबर बदल जाती है, उसके मानी बदल जाते हैं। ये जो जोलानी को गोलानी सरकार कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या ये वजह हो सकती है? नंबर एक। नंबर दो ये कि क्या अमेरिका और इजराइल, ये ग्रुप जो है, इनका इस्तेमाल करके, और फिर जैसा कि हमेशा अमेरिका करता रहा है कि वो इनको इस्तेमाल करता है, वो जैसे जेलों से निकाल के बड़े बड़े जो मुजरिमीन होते हैं उनको छोड़ा जाता है, और छोड़ दीजिए मुजरिमीन को, तो हम तो कह रहे हैं कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को निकाला गया जेल से हरियाणा के इलेक्शन में, और उनका इस्तेमाल किया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये पॉलिटिशियन कह रहे हैं, ये तजिया निगार कह रहे हैं, ये मानते हैं कि भाई क्यों उन्हें इलेक्शन के टाइम पे निकाला गया, फिर कांग्रेस से अलग चुनाव लड़वाया गया, फिर ये पूरा होता है पॉलिटिक्स में। तो क्या यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी इनके साथ हो सकती है? तीसरी, फजील साहब, और सबसे मैं, और खासतौर फजील साहब चूंकि बात करेंगे थोड़ी देर, मैं आज जो पढ़ रहा था कि ये जो सीरिया में हुआ है, और जिस तरह से वहां एक क्रांति की शक्ल में तख्ता पलट हुआ है, इससे डर जो है वो सऊदी अरब को पैदा हो गया है, इससे डर यूएई को पैदा हो गया, इससे डर जो है मिस्र को पैदा हुआ है, और कहीं ना कहीं तुर्की भी, ऐसा नहीं कि तुर्की में रजब तैयब अर्दगान जो है वो बड़ा मुतमईन है। तो इन लोगों ने, खास तौर से मैं तीन की बात कर रहा हूं, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब, इनको डर पैदा हो, वो इससे खुश नहीं है। तो इसके पीछे क्या है, और क्या ये जो कुछ कर रहा है टर्की, क्या डोमिनेट करने के लिए कर रहा है? कहां पे आपको निशाना लग रहा है फजील साहब?
अगर ये लोग इलेक्शन कराते हैं, जैसा कि वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सीरिया में इलेक्शन होगा तो भारत की बात मानी जाएगी, यहां से ईवीएम जाएगा और ईवीएम में जैसे चाहेगा भारत और जिसकी सरकार बनाना चाहेगा बना देगा। तो सारा गेम तो ईवीएम ईवीएम से चुनाव हो तो हमारे देश के हाथ में है कि ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। वो 95% वोट पा गए बशर अल असद, पिछला चुनाव हुआ था तो 95% वोट पा गए, 3 लाख लोगों को जेल में डाल दिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि इसके पहले तो कोई सीरिया को जानता ही नहीं था। अब इतनी सारी बातें सामने आने लगी और एकदम विलेन बना करके बशर अल असद को रखा गया। और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, बशर अल असद खुद नहीं चाहते थे कि वो अब सीरिया में कमान संभाले, वो पहले ही चले गए रूस। ये जो लोग तस्वीर कर रहे हैं कि ये तो 2023 की तस्वीर है और वो हमला होने से कई हफ्ता पहले ही रूस जा चुके हैं और पहले से सब चीजें तय थी। ईरान ने बता ही दिया कि भाई हमने आगाह किया था, लेकिन अब वो तो ये तो खुल के बताया नहीं कि वो रूस में पहले ही चले गए थे। लेकिन जब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ जिसको आना आए लेके जाए सीरिया, क्या करना हमको। अब इनके बस का था नहीं, सारा काम करके देख चुके, जेलों में डाल दिए, गोलियां चलवाए, बेगुनाहों को मरवाए, और उसके बावजूद भी अगर सीरिया कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि अफगानिस्तान के जैसे उनके बादशाह को पोल पटांग के मार दिया जाएगा, तो वो दिन आने से तो अच्छा है ना, ये जो कर रहा है वो ठीक है। तो ये जो स्थितियां पैदा हो गई, देखिए मैं शुरू में जब आप डिबेट कर रहे थे तब मैंने कहा था कि अगर युद्ध भयंकर होता, आज अगर युद्ध भयंकर होता सीरिया में, तो फिलिस्तीन की बात तो खत्म हो जाती, हिजबुल्लाह की बात खत्म हो जाती। और इतना हिजबुल्लाह से इजराइल पिटने के बाद आखिर अब जाकर के जब सीज फायर की बात हो गई, तब ये सारी घटनाएं क्यों हुई। इसके पीछे भी एक हम लोग को सोचना चाहिए कि जब हिजबुल्लाह से लगातार इजराइल पिट रहा था, बड़ी बड़ी मिसाइलें जा रही थी, तो उसको तो पता ही था कि ये मिसाइल कहां से आ रही है। तो उस दौरान या उससे पहले इजराइल को क्या नहीं पता था कि सीरिया इसमें एक पार्ट है। तो ये काम तो 2-3 महीना पहले भी हो सकता था, लेकिन 2-3 महीना पहले नहीं। अब जब फिलिस्तीन, हमास और हिजबुल्लाह की सीज फायर की बात हो गई और लगभग लगभग बातें तय हो गई, फिर ये घटना क्यों हुई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है सबके मन में कि ये घटना पहले भी हो सकती है, अब क्यों हुआ। अब ये हुआ कि टर्की, और टर्की का चेहरा बेनकाब हो गया इसमें। पूरी दुनिया में जो कल खलीफा का सपना देख रहे थे कि इस्लामिक जगत के खलीफा बनेंगे, वो तो उल्टा हो गया सब। खलीफा तो छोड़ दीजिए, आज लोग नाम नहीं सुनना पसंद कर रहे। अब अंदर से क्या है ये नहीं पता, लेकिन ऊपर से तो दुनिया में थू थू हो गई उनकी कि भाई वो अपने निजी फायदे के लिए और जाके मिल रहे। और जो कुर्दिस्तान बनेगा उसमें अरब का भी हिस्सा है। अब तो ये पूरे अरब जगत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना है और अमेरिका अब इजराइल से ज्यादा इन लोग का साथ देगा, और इजराइल तो दे ही रहा है। तो सबसे बड़ी जो अरब जगत के लिए, इसीलिए देखिए ईरान, रूस और बशर अल असद, ये सब लोगों ने मिल करके बहुत ही शानदार फैसला है। भले वक्ती लग रहा है कि गलत हो गया, चाहे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज इजराइल इतना परेशान क्यों है, इसलिए युद्ध नहीं हुआ। अगर युद्ध होता तो इजराइल बहुत खुश होता। युद्ध हुआ नहीं और वो अंदाजे से बम आज खांसी ज्यादा आ रही मुझे, बम बम मार रहा है, जबकि सारा कोई भी हथियार क्या ऊपर रखेगा, जमीन के ऊपर रखेगा। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, और सबसे ज्यादा इजराइल ने एक पहाड़ कब्जा कर लिया गोलान हाइट के पास, और अपनी तोपें लगा दी उस पर। तोप का कैप्टन साहब ज्यादा अच्छा बताएंगे। तोप का अगर ऊंचाई पे है, उसकी रेंज डबल हो जाती है, मारक क्षमता बढ़ जाती है। अगर वो ऊपर है तो, नीचे है तो मारक क्षमता कम रहती है। ये बहुत एडवांटेज है ऊपर होने का। उस पहाड़ को इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाकर के, और अपनी तोपें लगा दी उस पर। तो ये जो नया, एक हफ्ता और रुकिए, एक हफ्ते के बाद बहुत सी चीजें साफ हो जाएगी। आखिर ये एक कौन मीडिया थी।
आपने जो कहा ना कि वो मीडिया क्या गिलानी को गिलानी बता रहा है, गोलानी बता रहा है। मीडिया में ना अब सब दुनिया समझ गई कि मीडिया है क्या, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। यहां हम गोदी मीडिया को भी देखते हैं, कॉपी पेस्ट चलाते रहते हैं। एक ने किसी ने ट्वीट कर दिया, उसी को कॉपी करके और दूसरे ने अपने ट्वीट पर पेस्ट कर दिया। उसको लिखने पढ़ने की भी टाइम नहीं है और न ही अपनी छवि खराब होने का उसको कोई मलाल है। कोई गाली दे रहा तो दे रहे, तो हमको तो गाली खाने के लिए हम तो पैदा ही हुए हैं। उनके दिमाग में ये बैठ गया है मीडिया के लोगों को कि कोई बात नहीं, हम तो गाली खाने के लिए पैदा हुए, जितना गाली देना है। तो अब उन्हें अपने इज्जत और आबरू की परवाह नहीं है। जिस तरह से पत्रकार का अपना धर्म होता है, सैनिक का अपना धर्म होता है, लीडर का अपना धर्म होता है, जनता का अपना धर्म होता है, तो वो कॉपी पेस्ट चल रहा है। हमने तो आपको शुरू में कहा था कि वेस्टर्न मीडिया की एक चाल है, वो धीरे धीरे बेनकाब हो जाएगी। बिल्कुल।